गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी प्रोज से थर्ड लेसन द होम कमिंग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको आज के अपने इस लेक्चर में इसका हिंदी सारांश बताऊंगा, ताकि आगे का अध्ययन आपके समझ में अच्छी तरीके से आए। ठीक ना? अगर आपको कोई शिकायत होगी तो कह देना, लेकिन अगर हम लोग हिंदी समरी जान लेते हैं तो लेसन हमारे समझ में अच्छी तरीके से आ जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इस लेसन का, जिसका नाम है होम कमिंग मीन्स घर वापसी। बेटा, इस लेसन में दो तीन पात्र हैं। कैरेक्टर्स, जिसमें एक है फटिक, क्या नाम है? फटिक चक्रवर्ती। फटिक चक्रवर्ती और दूसरा कैरेक्टर है माखन चक्रवर्ती, जो फटिक का भाई है। ठीक है ना? फटिक चक्रवर्ती, माखन चक्रवर्ती और तीसरा कैरेक्टर है इन दोनों की मां, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है, और चौथा कैरेक्टर है इनके मामा, जिनका नाम दिया गया है। बेटा, क्या कहते हैं? विशंभर। एक मिनट रुक जाइएगा। विशंभर, मामा का नाम है विशंभर। तो कैरेक्टर में आप लोगों ने देखा, बड़े महत्वपूर्ण है फटिक चक्रवर्ती, फिर उसका भाई है माखन चक्रवर्ती, उसकी मां है और उसके मामा है विशंभर। फटिक चक्रवर्ती बड़ा ही शरारती लड़का था। वह अपने हम उम्र साथियों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। वहां पर वे बच्चे शरारत कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था। फटिक ने अपने साथियों से कहा, चलिए इस लट्ठे को हम लोग नदी में ढकेल देते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जो इसका मालिक होगा, जब वह लकड़ी को नदी में ठेला हुआ पाएगा तो बड़ा क्रोधित होगा, और जब वो क्रोधित होगा तो मजा आएगा। सब बच्चों को फटिक की बात में रस महसूस हुआ, आनंद का, इसलिए सबने स्वीकृति दे दी। लेकिन जैसे ही यह हंसी मजाक का खेल शुरू होने वाला था, फटिक चक्रवर्ती का छोटा भाई माखन चक्रवर्ती आ गया और चुपचाप बिना कुछ बोले हुए उसी लट्ठे पर आकर के बैठ गया। सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। सब लड़के परेशान हो गए एक क्षण के लिए, और किसी ने माखन को धक्का दिया, लेकिन धीरे से धक्का दिया। माखन एक दार्शनिक की बात उसी पर बैठ करके पूरा खेल बिगाड़ दिया। फटिक को बड़ा गुस्सा आया, और जब उसने गुस्सा आया, चिल्ला करके कहा, माखन, अगर तुम इसी क्षण नहीं हटे, मैं धड़ाम से ठेल ही दूंगा तुमको। अब अगर माखन हट जाता तो बेइज्जती थी, क्योंकि सब कहते माखन डर गया।
इसलिए माखन बड़े आराम से बैठ गया। अब फटीक ने भी वार्निंग दी थी, उसे भी अपनी गरिमा का ख्याल रखना था। अगर वह अपने भाई को ना ठेलता तो अन्य बच्चे यही कहते, वाह वाह क्या मिल्लू मार खेल रहे हो, एक डांट रहा है और दूसरा परेशान नहीं हो रहा है। अब फटीक को भी अपनी गरिमा का ध्यान देना था उन बच्चों के सामने, इसलिए उसे अपनी धमकी का ख्याल रखना था। लेकिन उस परिस्थिति में उसका साहस समाप्त हो गया। लेकिन दिमाग तो फटीक का बड़ा ही उपजाऊ था शरारत करने में, और तुरंत ही उसके दिमाग में आइडिया आ गई। उसने अपने साथियों से कहा कि खेल शुरू किया जाए और माखन को लट्ठे के साथ ही ढकेल दिया जाए। उसने आदेश दिया। अब माखन हट जाए तो बेइज्जती और चिपका रहे तो पानी में जाए, लेकिन अपने सम्मान का ख्याल तो रखना ही था। लड़कों ने क्या किया, लकड़ी खींचना शुरू कर दिया। कहा 1 2 3 गो। ठेल दिया लट्ठे को। लट्ठा तो गया ही, साथ में माखन का पूरा दर्शन चला गया। सब बच्चे चिल्लाने लगे, ओ गया माखन, गया गया गया। लेकिन फटीक थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद माखन उठा और फटीक को ले लात, ले मुका, ले लात, ले मुका, ले लात, ले मुका, धाम 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 मारा। उसके बाद रोते हुए घर को चला गया। मारा और रोते हुए घर को चला गया। फटीक ने अपना चेहरा धोया। वहीं पर एक डूबी हुई नाव थी, उसी कोने पर बैठ गया और घास नोच नोच करके खाने लगा। एक अधिक आयु का बूढ़ा व्यक्ति एक नाव से उसी स्थान पर उतरने के लिए आया जहां पर फटीक बैठा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा कि फटीक चक्रवर्ती कहाँ रहता है। तो फटीक चक्रवर्ती जो बैठा हुआ, उसने बूढ़े से कहा, रहता होगा जाकर के कहीं ढूंढ लो। और वही घास नोच नोच करके चबा रहा था। अब बूढ़ा व्यक्ति नहीं समझ पाया कि वो कहाँ इंडिकेट कर रहा है। फिर पूछा, फिर फटीक ने कहा, जाओ ढूंढ लो, रहता होगा कहीं। इतने में फटीक के घर से एक नौकर आ गया फटीक को बुलाने के लिए। कहा, फटीक चलो मम्मी बुला रही हैं। फटीक ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, जाओ तुम। लेकिन नौकर उस समय मालिक था। उसने कहा, बच्चू ना चलियो तो ले लात, ले मुंह का। फटीक को पकड़ा, लातों से मारते हुए, घसीटते हुए ले जाकर के मम्मी के सामने धड़ाम से पटक दिया। कहा, लो मम्मी, तुम्हारा शिकार आ गया। मम्मी ने क्रोध से कहा, अच्छा तो फिर तुमने माखन को मारा? फटीक ने कहा, नहीं तो किसने कहा तुमसे मां? मम्मी चिल्लाई, झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। फटीक ने अचानक कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने नहीं मारा है, तुम माखन से ही पूछ लो। अब माखन को अपनी पूर्व की मर्यादा को बनाए रखना था। उसने कहा, हाँ हाँ मम्मी, फटीक ने हमको मारा है। इतना सुनते ही फटीक का धैर्य छूट गया और पहुंचा माखन के पास, दिया एक ठे और कहा, एक जब दिया मुका, कहा लो और लो। छुट्टे कही के। मम्मी माखन की तरफ थी।
फटीक को ठेल करके अलग किया और कहा कि तुम अपनी माँ को मारना चाहते हो, बदमाश कहीं के। भैया यही सब हो रहा था, उतने में वही बुढ़वा आया जो फटीक को नदी के किनारे मिला था। जब फटीक ने देखा तो भेड़ की तरह मुंह झुका लिया और शर्मा गया। लेकिन फटीक की मम्मी थोड़ा पीछे हटी तो देखी वो चौंक गई, क्योंकि वह पहचान गई वह बुढ़वा फटीक की मम्मी का भाई था, जिसका नाम विशंभर था। समझ रहे हो, बहुत समय पहले वो कलकत्ता छोड़ करके बंबई चले गए थे, और आज जब उन्हें पता चला कि फटीक के पिताजी नहीं हैं, तो बच्चों का देख रेख करने के लिए आज वो फटीक के घर आए थे। अगले कुछ दिन तो बड़े मजे से गुजरे। भाई ने बहन से बच्चों की पढ़ाई का हालचाल पूछा तो फटीक की मम्मी ने बताया कि फटीक तो बड़ा चंचल है, आलसी है, आज्ञा का कहना नहीं मानता है, एकदम जंगली है, लेकिन माखन तो उतना अच्छा है जितना कि स्वर्ण होता है, माखन तो उतना शांत है जितना कि मेमना होता है, पढ़ने का बड़ा शौकीन है। फटीक के मामा विशंभर ने कहा कि फटीक को मेरे साथ भेज दो, कलकत्ता में इसकी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम मैं कर दूंगा, जहां पर ही मेरे बच्चों के साथ पढ़ेगा। मम्मी ने सोचा कि अगर ये चला जाएगा तो बहुत आराम मिलेगा, नहीं तो किसी न किसी दिन माखन को मारते मारते पानी में ही न डुबो दो। ये सारी पूर्वाग्रह मां के दिमाग में थी। जब फटीक से पूछा गया तो फटीक ने भी स्वीकार कृति कर दी कि हाँ वो कलकत्ता जाएगा। कलकत्ता जाने से पहले वह अपने मामा से पूछा करता था कि मामा कब चल रहे हैं कलकत्ता। जब जाने का समय आया बेटा, उसके हृदय में एक प्रेम उभर आया अपने भाई के प्रति, इसलिए अपनी सारी संपत्ति भाई के नाम वसीयत कर दिया। जैसे अपना मछली फंसाने का कटिया दिया, बड़ी पतंग दिया, अपनी कांच की गोलियां दिया, सब कुछ अपने भाई को दे दिया। और वह कलकत्ता गया। जब वो कलकत्ता पहुंचे तो सबसे पहले परिचय फटीक का उनकी मामी से हुआ। मामी फटीक को देख करके खुश नहीं हुई, बल्कि बेटा वो परेशान हो गई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3 बच्चे थे और ये चौथा 14 साल का बच्चा आकर के और बड़ी परेशानी का कारण बन गया। तो काहे को मामी पर खुश होंगी, मामी और दुखी हो गई। और इस संसार में बेटा 14 साल का बालक बहुत ही परेशानी का कारण होता है। उसके अंदर ना तो सौंदर्य है और ना ही वो किसी प्रकार का उपयोगी होता है। और जब उसके पास ना सौंदर्य ना उपयोगिता है, कोई भी उसके ऊपर अपने प्रेम की बौछार नहीं करेगा, स्नेह की बौछार नहीं करेगा। और ऐसे बालक हमेशा मार्ग में पड़ जाते हैं, दूसरे को परेशान किया करते हैं। अगर वह बच्चों की भांति बात करे तो लोग उसे बच्चा कहते हैं, अगर वो बड़े लोगों की तरह जवाब दे तो लोग उसे अशिष्ट कहते हैं। वास्तव में किसी भी प्रकार की उसकी बात हमेशा किसी को नाराज कर देती है बेटा। तो ऐसे बालक हर प्रकार से परेशानी का कारण बन जाते हैं। फिर भी अपनी उम्र में इस प्रकार के बच्चे जो 14 वर्ष की आयु के होते हैं, वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग उनसे प्यार करें, उनसे प्रेम करें, और जो उनके ऊपर प्रेम के बौछार करता हो उनके वे एकदम आज्ञाकारी गुलाम हो जाते हैं। और 14 वर्ष का कोई बालक हो तो उसका घर ही उसका सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। दूसरे के घर में रहना उसके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। फटीक अपने मामी के घर में एक ऐसा अतिथि था जिसका कोई स्वागत नहीं होता था। हमेशा उस अधिक आयु की औरत के द्वारा उसका उपहास किया जाता था।
जब उसकी मामी कुछ करने के लिए कहती थी तो बेटा वो एकदम खुश होकर के दौड़ पड़ता था करने के लिए, तो मामी नाक सिकोड़ लेती थी, ये कहती थी दुष्ट, जा करके अपने काम से काम रखो, ज्यादा टांग मत लड़ाया करो। इस प्रकार के उपेक्षा का तंग माहौल के बाद फटीक एकदम थक गया। उसने तो ऐसा महसूस किया कि जैसे वो बड़ी परेशानी से सांस ले रहा था। वह खुले आसमान में जाना चाहता था, अपने फेफड़े को सांस देना चाहता था और स्वतंत्र सांस लेना चाहता था। और कलकत्ता में चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ क्षेत्र में उसे इस प्रकार का कोई माहौल नहीं था। वह रातों दिन अपने घर के सपने देखा करता था और घर वापस जाने की इच्छा करता था। वह उस विशालकाय सुंदर मैदान के बारे में सोचा करता था जहां पर वो पतंग उड़ाया करता था। वह उस नदी किनारे वाले मैदान को सोचा करता था जहां पर वो गाया करता था और चिल्लाया करता था, और उस झरने के बारे में सोचा करता था जहां पर डुबकी लगाया करता था। अपने उन साथियों के बारे में सोचा करता था जिसके ऊपर वो शासन करता था। अपनी उस माँ के बारे में सोचा करता था जो उसके ऊपर अत्याचार करती थी और पूर्वाग्रह से भरी हुई थी। एक प्रकार का ऐसा शारीरिक प्रेम, जिस प्रकार से शारीरिक प्रेम एक छोटे से बछड़े में अपनी मां की प्रति होता है, इसी प्रकार का वो चाहता था। लेकिन कौन समझेगा कि किस प्रकार का प्रेम और किस प्रकार की जरूरत किसी बच्चे को होती है। आगे बताते हुए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि विद्यालय में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो फटीक से ज्यादा पिछड़ा हुआ हो। फटीक से जब क्वेश्चन किया जाता था तो वह चुप मार करके खड़ा हो जाता था, मुंह लटका करके, और अन्य बच्चे जब खेलने चले जाते थे तो वह खिड़की से एकटक देखा करता था उन छतों पर जहां पर बच्चे खेला करते थे। एक दिन फटीक ने साहस इकट्ठा करके अपनी मामा से कहा, मामा मैं घर कब जाऊंगा। मामा ने कहा कि जब तक छुट्टियां नहीं हो जाती तब तक तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, और छुट्टियां नवंबर के पहले नहीं होंगी, इसलिए तुम नवंबर के पहले नहीं जा पाओगे। एक दिन फटीक ने अपनी किताब खो दी। जब किताब थी बेटा वो पढ़ ही नहीं पाता था, अब किताब खो देने पर वो कैसे पढ़ाई कर सकता था। बड़े ही साहस बटोर करके उसने अपनी मामी से कहा कि मामी मेरी किताब खो गई। मामी ने होंठ को दबाया और कहा, अनाड़ी गंवार, मैं अपने बच्चों को अपने घर की देखभाल करूं, परिवार की जरूरत को पूरा करूं कि तुम्हें महीने में 5 बार किताब ला करके दूं। उसी रात को जब फटीक विद्यालय से आया उसके सर में दर्द होने लगा और वो कांपने लगा। उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया हो गया है, और उसका सबसे बड़ा भय था कि अगर वो बिस्तर पर लेट जाएगा तो अपनी मामी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए अगली सुबह फटीक भाग गया मामा का घर छोड़ करके। चारों तरफ ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला। बरसात तेज हो रही थी, ढूंढने वाले भीग गए थे। अंत में विशंभर ने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस ने फटीक को ढूंढते ढूंढते शाम को ला करके विशंभर के घर पर पटका। बरसात इतनी हो गई थी कि सड़कें भर गई थी, गलियां भर गई थी, और विशंभर के घर पर जब फटीक को पहुंचाया गया, बेटा उसका चेहरा एकदम लाल था, आंखें लाल थी, हाथ पैर कांप रहे थे। इस प्रकार से जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसने कहा कि ये बच्चा मेरे ऊपर कितना बड़ा बोझ है, आप इसे घर क्यों नहीं पहुंचा देते हो। फटीक ने जब इस बात को सुना तो उसने कहा कि मामा मैं घर जा रहा था, लेकिन ये दोनों मुझको घसीट कर लेकर के चले आए। बेटा बुखार तेज बढ़ता चला गया। उसी रात को लड़का एकदम बेचैन हो गया। विशंभर ने डॉक्टर को बुलाया। फटीक की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी।
वह पंखे की तरफ देख रहा था शून्य भाव से और पूछा कि मामा क्या छुट्टियां आ गई, क्या मैं घर जा सकता हूं। विशंबर ने अपनी आंसुओं को पूछा और फटिक का दुबला पतला हाथ अपने हाथों में लेकर के कहा। पूरी रात बैठे रहे। लड़का एकदम बड़बड़ा रहा था। अंत में उत्तेजना से पूर्ण हो गया और कहने लगा, मम्मी मुझे मत मारो, मम्मी मुझे मत मारो, मैं सच सच बता रहा हूं। अगले दिन फटिक थोड़ा चेतना में आया। उसने कमरे की ओर देखा, ऐसे मानो कि कोई आ रहा हो। अंत में एक निराशा की सांस लेकर के उसका सर तकिए पर गिर पड़ा और उसका चेहरा दीवार की ओर कर लिया, एकदम गहरी सांस लेकर के। विशंबर उसके विचारों को जानता था। उसके सिर के पास झुक करके धीरे से कहा, फटिक मैंने तुम्हारी मां को बुलाने के लिए भेजा है। दिन गुजर गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का स्वास्थ्य बड़ा दयनीय है। फटिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि इस निशान तक 3 फैदम गहराई है नदी की, इस निशान तक 4 फैदम गहराई है, इस निशान तक। जब उसने नाव के द्वारा नाविकों को नदी की गहराई नापते हुए सुना था, वही सब चिल्ला रहा था। दिन के समाप्त होने पर फटिक की माँ आई, तूफान बवंडर की तरह एकदम रोते हुए घर में गई और तेज तेज से रोते हुए फटिक की ऊपर गिर पड़ी। विशंबर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वापिस फटिक के बिस्तर पर रोक गई और कहने लगी, फटिक मेरी लाल, फटिक मेरी लाल। फटिक की बेचैनी थोड़ा कम हुई। उसके हाथ की नाड़ियां चलने लगी। उसने कहा, आह। मम्मी कहने लगी, फटिक मेरे बेटे, मेरे बेटे। फटिक ने धीरे से अपने सिर को उठाया और बिना किसी को देखे हुए कहा, मम्मी क्या छुट्टियां आ गई। यहीं पर लेसन समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा होम कमिंग का हिंदी सारांश। हम और आप पुनः मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी लेसन का अध्ययन करते हुए व्याख्या के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया एक लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।